हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिटर्मिनेंट्स सारणिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इस पर जरूर प्रश्न आएगा, जरूर। हमेशा कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी स्कूलिंग एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें ध्यान से सुने। सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ध्यान से प्रॉपर्टीज को पढ़ना। इससे पहले जो मैंने नोट्स दे रखे हैं आपको, पहले उनको उतार कर फिर उनको सामने रख के फिर ये करना, तब बहुत ध्यान से समझ में आएगा। ठीक है, आप ऐसे देखते रहेंगे तो नहीं आएगा। इसको एक दो बार वीडियो को देखें तब जाके चीज समझ में आएगी, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज होगी तो तभी होगी जब ये अच्छे से याद होंगे आपको। इनके इस्तेमाल के तरीके साथ साथ बताता जाऊंगा। ध्यान देखिए, पहला गुणधर्म क्या है। मान लो कोई सारणिक है, जैसे मान लेते हैं ये 2 5 -1 3। अगर इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या स्तंभों को पंक्तियों में बदल जाए, मतलब सारी रोज को कॉलम में बदल दो या कॉलम्स को रोज में बदल दो। अगर मैट्रिक्स में ऐसा करते तो कौन सी मैट्रिक्स आती? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आती, एक नई मैट्रिक्स बनती, एक नया मतलब परिवर्त मैट्रिक्स आती। किसी भी मैट्रिक्स की अगर पंक्ति और स्तंभों को बदल दो तो उसकी क्या आती है? परिवर्त मैट्रिक्स आती है। लेकिन यहाँ सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, आप इस समय मान निकालोगे तो इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे 2 × 3 -1 × 5, तो क्या होगा? ये 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 × 1 5, क्या आ गया? 11। अब आपको जैसे आपको सभी पंक्तियों स्तंभों को बदलना, तो उसका चिन्ह क्या होता है? RI इंटरचेंज C J या C J। सभी पंक्तियों को इसमें बदल दो स्तंभों में, या सभी स्तंभों को पंक्तियों में। क्या होगा? देखो 2 5, ये पंक्ति थी स्तंभ में, ये यूं उसको -1 और 3 ये। अब माने करो इसको इससे 2 × 3 -5 × 6 माइनस माइनस प्लस, 5 × 1 5, वही क्या रहेगा? यानी किसी भी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों, सभी पंक्तियों को, एक को नहीं बोला, सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इफ वी इंटरचेंज ऑल रोज इनटू कॉलम्स और ऑल कॉलम इनटू रोज, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नेवर चेंज। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चिन्ह समझ में आ गया? सभी स्तंभों को, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना, रोज को कॉलम में बदलना, तो RI इंटरचेंज किया गया। ठीक है, CJ। ये था पहला। अब दूसरा देखें। दूसरा गुणधर्म क्या है कि अगर मान लो किसी पंक्ति जो है उसमें अपन ने क्या करा, दो पंक्तियों को, किन्हीं दो स्तंभों को या किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया। समझ रहे मेरी बात? कि दो पंक्तियों को R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह अगर अपन ऐसे कर लेते हैं तो सारणी का मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज, केवल साइन रिवर्स हो जाता है आंसर का। अगर मान लो +44 आ रहा था तो -44 आएगा, -44 आ रहा था तो क्या आ जाएगा? +40। कैसे देखें? जैसे 2 5 7 8 मान लो ये मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, इसका मान निकालो क्या है? 2 × 8 -7 × 5, 2 8 16 और 7 पंजे 35, प्लस माइनस माइनस 19, निशान बढ़ेगा तो इसका मान क्या है? -1। अब मान लो मैंने R1 ये R1 ये 8, मैंने R1 इंटरचेंज R2 कर दिया, पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में बदल। अगर बड़ी होती तो दूसरी तीसरी को भी, किसी को भी बदल दो, एक को बदलोगे तो क्या होगा? देखो ये 7 8 और 2 5। एक एग्जांपल करके दिखाना मतलब। अब आप इसका मान निकालो, 7 × 5 -2 × 8, 35 -16, घटाओगे तो क्या आएगा? 19, निशान पड़ेगा, केवल चिन्ह बदला है। ठीक है, R1 इंटरचेंज, अगर ऐसे भी कर सकते हो, C1 इंटरचेंज, जनरली क्या होता है? RI इंटरचेंज RG, कोई I भी
पंक्ति को जे पंक्ति के साथ बदल दो, या सी आई इंटू जे सी जी। आई वे स्तंभ और जे वे स्तंभ को आपस में बदलने का संकेत है। हम आगे नहीं है दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति, इन संकेतों का प्रयोग कर कर ही अपन लिखेंगे। ठीक है, आगे बात तीसरा क्वेश्चन 2। ठीक है, तीसरा क्या है, ध्यान रखना है। अगर मान लो कोई भी सारणी है, उसकी एक स्तंभ या एक पंक्ति के सभी अवयव बराबर है। कोई भी स्तंभ, दो स्तंभ आपस में बराबर है या दो पंक्ति आपस में बराबर है, तो उस सारणी का मान 0 होगा। निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, पहले तो अभी पर निकाल देते 2 3 4 7 5 0 2 3 4। R1 और R3 एक जैसी इक्वल है, तो सारणी का मान 0 आना चाहिए। कैसे, अपन को निकालना है प्लस माइनस प्लस, इसके सापेक्ष दोनों 2, ये कट क्या जाएगा 5 0 3 4, फिर माइनस 3, ये कट 7 0 2 4, फिर प्लस 4, ये कट 7 5 2 3 2, 20 माइनस 0, तो 20 माइनस 3, 28 माइनस 0 4 7 21 माइनस 10। समझ गए ना इनको योग करके? समझ में आ रही है ये बातें? तो कल सीख लिया अपने बहुत अच्छे से। 20 में से 0 जाएगा 20 को 2 से कितना करोगे 40। ठीक है, उसके बाद 0 घटाओ तो फिर 28 प्लस माइनस माइनस 24 2 84 प्लस माइनस माइनस 11, निशान रहे प्लस का 11 में से करोगे 24, ये प्लस जुड़ जाएंगे 84 माइनस 84। सारणी का मान क्या आ गया 0। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो क्या करेंगे, इसी के बाद कैसे करेंगे, यहाँ हियर R1 इक्विवेलेंट R3 है, इसलिए मान लो सारणी A है, तो सारणी A बराबर 0। ये इतनी लंबाई करने की जरूरत नहीं है जब गुणधर्म आता है तो। सारी बात सुन रहे, ये हो गए 3 गुणधर्म। ठीक है, अगला ध्यान देखिए कि अगर मान लो ये तो इक्वल बताया मैंने, अगर कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समानुपाती है, ठीक है, कैसे है, प्रोपोर्शनल है, किसी एक रेशियो में है एलिमेंट, तो भी उस सारणी का मान क्या होगा 0। जैसे देखो, जैसे मैंने आपको बता दिया 2 1 2 3 5 6 4 इधर 0 और ये 3 6 9। देखो ये इसकी कुछ गुना दो, इसका अनुपात 1/3, इसका अनुपात 2/6, तो 2 एकम 2 2 3 6 1 अनुपात 3 है, इसका 3 एकम 3 3 9, तो ये इसकी 3 गुनी हो गई, यानी 1/3 अनुपात है, 1/3 रेशियो है इनमें आपस में। ठीक है ना, ये कुछ गुनी तो है उसकी, इसको 3 से गुणा करोगे तो ये पूरी की पूरी आ गई, हाँ है ना। तो ऐसी सारणी का मान भी क्या होता है 0। देखो कैसे, पहले अपन निकाल देते हैं, प्लस माइनस प्लस 1, ये कट 0 6 4, फिर माइनस 5, ये कट 2 6 3 9। ठीक है, फिर प्लस 3, ये कट 2 0 3 4। ठीक है, 1 0 बोले 0 माइनस 24, 18 माइनस 18, 8 माइनस 0, ये तो माइनस 24, ये 0 से गुना हो तो 0 है, 8 3 24, चिन्ह कर गए, सामने का मान क्या है 0। अब अपन ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ ये C1 है, C1 और ये C3, यहाँ C1 इक्विवेलेंट 3 × C3 है, इसलिए सारणी का मान 0। आधा हो, 3 गुना हो, 10 गुना हो, कुछ भी गुना हो, अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो उस सारणी का मान भी क्या आता है 0।
ये हो गया, ये था आपका चौथा गुणधर्म। आ रही बात समझे? ये गुणधर्म से काम सब जल्दी और कम समय में हो जाता है और कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगला गुणधर्म देखेंगे। यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त नई सारणी का मान मूल सारणी के मान का उतना ही गुना हो जाता है। देखो, अगर आपने एक काम किया कि कोई सारणी है A1, A2, A3, A4, ध्यान रखना ये डेल्टा कोई सारणी है। आपने R2 को K गुणा R2 का, देखो R2 मतलब दूसरी रो पंक्ति को मैंने क्या करा, K से गुणा करा, दोस्तों R2 परिवर्तन किसमें होगा, R2, दोनों तरफ एरो लगा, इंटरचेंज किया, बदल गया, इससे ये परिवर्तन हो गया। तो एरो क्या कर दिया मैंने, K गुणा R2, क्या होगा, एक नई सारणी आएगी, गुणिया गुणा कर दिया तो आपने, मैंने डेल्टा बना A2 और AK, A3, K, ठीक है। देखो इसका मान क्या है, इसको इससे गुणा, इसको A1 A4 माइनस A2 A3, ये है, ये इंटू ये हो जाएगी, इंटू में कोई करना होगा साइन में, इसका मान इसको इससे K A1 A4 माइनस इसको K A2 A3, K कॉमन आ गया, A1 A4 माइनस K तो कॉमन आ गया A2 A3, देखो वही आ गया सारणी, ये जो सारणी का नहीं, इसका मान K गुणा हो गया। ध्यान से समझो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ जो है उसको किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को, तो उसका जो मान आएगा, जो नई सारणी बनेगी गुणा करने के बाद जो नई सारणी, उसका मान पहले वाली जो सारणी है उसको उसी अचर संख्या, उसी कांस्टेंट नंबर से उसके मान को उसी अचर संख्या जिससे गुणा किया था उसी से गुणा कर दोगे तो उसके बराबर होता है या उतना ही गुना हो जाएगा। समझ लो, अगर मान लो मैं दोनों को करता तो K गुणा K स्क्वायर होता। देखो ये चीज तो इंपॉर्टेंट है, गुणा करोगे तो परिवर्तन हो जाएगी सारणी, पहली बात तो ये, उसका मान कितना आएगा, जितना गुणा आपने किया है पंक्ति या स्तंभ को उतना ही गुणा मान आएगा इसका। ठीक है, इसका मेन जो काम है ना वो क्या है वो समझिए कि अगर मान लीजिए, नोट मैं पढ़ाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है A, समझ लो A1 A2 A3 A4, अगर मैंने इसको K से गुणा किया तो कौन गुणा होता है, पूरे सारे अवयव, क्या सारे अवयव K से गुणा होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर मैट्रिक्स है तो। या फिर ऐसा समझो कि अगर मान लो कोई संख्या सभी अवयवों में से कॉमन आ रही है, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में से कोई चीज कॉमन आ गई तो सब में से कॉमन आएगी तभी बाहर निकलेगी। K कॉमन आ गया, क्या रहेगा, सब में K का भाग दो, K का भाग देने के बाद जो बच्चा है वो, ठीक है, मैट्रिक्स की बात। अगर ये चीज सारणी होती तो ऐसा नहीं होता, सब में से किसी भी एक पंक्ति स्तंभ में से कॉमन निकाल सकते हो, जैसे आप इसमें से K कॉमन निकाल दो, क्या रूप हो जाएगा, इसी में K का भाग मिलेगा बस। अब मान लो इसमें तो आप कॉमन यू आता, यू भी निकाल सकते थे आप किसी स्तंभ में कॉलम में से, लेकिन अब जैसे इस पंक्ति में आ रहा है यू तो आप कॉमन आ ही नहीं रखा है, दोनों में थोड़े नहीं है, पूरी में होना चाहिए, तो कॉमन माने का तो क्या हो जाएगा K स्क्वायर और ये A1 A2 A3, फर्क हुआ नहीं हुआ सारणी के मान और उसमें,
इसमें पंक्ति और स्तंभ, पूरी पंक्ति में या पूरे स्तंभ में कोई कॉमन आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। अगर सब में सब पंक्तियों में आ रहा है तो सब में से अलग अलग बाहर आएगा, इसमें पूरे में से बाहर आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, ये हो गए 5 गुण। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि मान लो कोई एक सारणी है, क्या कोई एक सारणी है, उसकी किसी एक पंक्ति या स्तंभ में जो है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं या चरों के योग व अंतर से बनी। मेरी बात समझ, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझो, जैसे a1 प्लस k1, a2 प्लस k2, a3 प्लस k3, ठीक है, a4, a5, a6, a7, a8, a9, ये एक कोई सारणी है, मैट्रिक्स में सारणी। इसकी ये पंक्ति कोई सी भी हो सकती है या कोई स्तंभ भी हो सकता है, ये सारणी, ठीक है, किससे बनी हुई है? 2 राशियों के योग से बनी हुई है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, a1 इनको तोड़ लेंगे, 2 सारणी को लेंगे, a4, a7, a2, a5, a8, a3, a6, a9, प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता मान लो बीच में सभी में एक दिशा होनी चाहिए तो माइनस लगाते हैं, और k1, k2, k3, बस। अब ये अवयव तो देख चुके हैं पहले, अब ये पीछे वाला नीचे वाला तो सबके साथ एक जैसे आएंगे, ऐसे तोड़ सकते हैं। समझ रहे बात को? अगर ये यहाँ होता, मान लो कैसे, ये ऐसे सारणी a1 प्लस माइनस k1, a4 प्लस माइनस k2, a7 प्लस माइनस k3, तो भी ऐसे होता, a2, a5, a8, फिर a3, a6, a9। क्या होता है इसके दो टुकड़े? पहले तो a1, a4, a7, a2, a5, a8, a3, a6, a9, ठीक है। प्लस माइनस जो भी आता हुआ था ये आता था, k1, k2, k3, a2, a5, a8, a3, a6 और a9। आगे बात सुनिए, इनको एक बार दोनों को इसके साथ ले लेते हैं, एक बार इन दोनों को इसके, ऐसे होता है। आगे बात समझिए, ठीक है। अगला वाला देखें, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए, जैसे ये 7वां नंबर, जैसे 2, 5, 4, 6, 3, 0 या -1, 0, 0, 0। देखो यहाँ C3 इक्वलेंट टू 0 है, सारे अवयव 0 हो गए। किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो सारणी का मान क्या हो जाता है? 0। याद रहेगी बात। ये गुणधर्म नंबर हो गया 7। ठीक है, अगला देखें गुणधर्म 8, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। जानते हैं आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ऊपरी त्रिभुजाकार हो या निचली त्रिभुजाकार, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। देखो 2, 0, 0, 3, 7, -3, 8, 0। देखो ये निचली त्रिभुजाकार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखो इसका मान जो आएगा आप निकालते तो क्या करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो के सापेक्ष निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 2 ये कट ये -3, 0, 8, 5, फिर -0 + 0 वाले तो क्या लिखोगे? काट काट के लिखोगे तो भी 0 से गुणा होगा, 0 आ जाएंगे। 2 कितना हुआ? -15 -0, ये कितना है? प्लस माइनस माइनस 15 × 30। ठीक। अच्छा, मैं आपको कह रहा था त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में इतना करने की जरूरत नहीं है। इसकी मुख्य विकर्ण के अवयवों का जो गुणन आएगा वही सारणी का मान होगा उस त्रिभुज का। देख लो 2 × -3 × 5, 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस 10 × 30। ठीक है, ऊपरी हो चाहे निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो, उसका मान किसके बराबर होता है? उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणन के बराबर। ये गुणधर्म कौन सा हो गया बेटा?
8वां गुणधर्म हो गया। ठीक है, नवा देखो, मान लीजिए कोई इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स तो जानते हो ना, I2 1 0 0 1, इसका मान क्या होगा, एक गुणा एक माइनस 0 गुणा 0, 1 गुणा 1 0 गुणा 0, यानी क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स का मान, इकाई मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान। ठीक है, डिटरमिनेंट करस्पॉन्डिंग टू यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बनेगी उसका मान जो है वो हमेशा क्या आता है, 1। ठीक है, अगर मान लो शून्य मैट्रिक्स होती तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0, उसके संगत सारणिक का मान। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2 गुणधर्म रहेंगे, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में कुछ एग्जांपल्स भी होंगे। ठीक है, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।